नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इकोनॉमिक सर्वे बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 9। सेट 9 में हम क्वेश्चन 81 ऑनवर्ड्स करेंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, ये सेट 100, ये पूरा सीरीज 100 क्वेश्चंस में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेट जो होगा वो लास्ट होगा। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर्वे और बजट की, वो इन एमसीक्यूज के द्वारा कवर कर ली गई हैं। आपको इनको थॉरोली रिवाइज करना है और एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। आप स्टडी आई क्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तो इसका सीरीज का है ही, आपको बस रिवीजन पे फोकस करना है। तो चलते हैं सेट 9 की तरफ। क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर एलिजिबल अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अंडर बजट 2021-2022। सिंपल है, आपको याद होगा टॉप स्कीम के बारे में आपको पता होगा, यूसी का एडवांस वर्जन है। टॉप टू टोटल ग्रीन स्कीम आई थी, ये उसी में आएगा। टॉप हमने लास्ट बजट सर्वे में देखा था, टोटल हम इस बजट सर्वे तक देख रहे हैं। आपको बताना कौन कौन सी क्रॉप इसमें इंक्लूडेड है। देखो, टमाटो, अनियन, पोटैटो तो पहले से ही थी। क्या मैंगो नया इंक्लूड हुआ है? स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, डी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे मैंगो जो है वो नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो देखो, अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उसने ये स्कीम को बढ़ाया है और 22 नए स्कीम्स को लाने की घोषणा की है। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 नए पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया है, नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट में सप्लाई एक्सेस हो जाती है, हमने देखा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो हैं सप्लाई बढ़ जाने से काफ़ी नीचे आ जाते हैं, तो फार्मर को बहुत लॉसेज होते हैं। तो ऐसे में जो स्कीम है उन प्रोडक्ट्स की, उन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के फार्मर्स को हेल्प करेगी। 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी उनको लॉजिस्टिक्स में। तो ये पूरे स्कीम का पार्ट है। अगर हम देखें ये है क्या, ये एक इंटरवेंशन स्कीम है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रोअर्स को किसी डिस्ट्रेस सेल से, लॉकडाउन की वजह से या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से बचाएगी। कौन कौन सी चीज़ें एडेड है? मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, सिट्रस, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, जैक फ्रूट। वेजिटेबल्स में आप देखेंगे फ्रेंच बीन्स, बिटर गोर्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर, फ्लावर, चिलीज, ओकरा, अनियन, पोटैटो, टमाटो, ये सारे इसमें एडेड हैं। टाइम के साथ साथ जरूरत पड़ेगी तो और प्रोडक्ट्स भी ऐड किए जाएंगे। चलते हैं 82 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ई वे बिल। देखो, बहुत सिंपल है, जीएसटी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि ई वे बिल जो है वो क्या है एग्जैक्टली। तो एक सिस्टम है जो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क देता है टू ट्रैक इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में जो गुड्स के मूवमेंट होते हैं उनको ट्रैक करता है। और ये गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है ई वे बिल सिस्टम को लेके, ये एग्जैक्टली 50,000 से ऊपर के गुड्स के लिए ही ट्रैक किया जाता है। और ये इंट्रा और इंटर दोनों स्टेट्स, दोनों तरह से वर्क करता है। देखो क्या होता है, अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर हैं तो आपने गुड्स कहीं भेजने, 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे आपने गुड्स भेजने, तो उसके लिए आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। वो ई वे बिल आपको ट्रांसपोर्टर को देना होगा। जब भी गुड्स आपके मूव करेंगे साथ में वो ई वे बिल मूव करेगा। इससे क्या होगा, टैक्स अथॉरिटीज़ को पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर्ड टैक्स पेड गुड्स हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। इससे दो फायदे आपके भी होंगे कि आपको जो लॉजिस्टिक का समय लग रहा है, लेटस से आपका अगर ट्रक हर चौकी पे, हर नाके पे रुकता हुआ जाएगा, हर चेक पॉइंट पे रुकता हुआ जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में आपको भी लॉजिस्टिक की कॉस्ट बचेगी, टाइम भी आपका बचेगा और आपके गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ई वे बिल। तो ई वे बिल में फास्टर मूवमेंट होता है, टर्न अराउंड टाइम जो है व्हीकल का बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। इनफैक्ट बढ़ता नहीं, इंप्रूव हो जाता है, जल्दी से व्हीकल वापस आ जाता है सामान छोड़ के। और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को भी इससे बहुत फायदा मिलता है। चलते हैं 83 की तरफ। जो द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू ग्लोबल पेंडेमिक। ग्लोबल पेंडेमिक में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें डेट लेवल की, तो डेट लेवल नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता क्योंकि ये बड़ा है। अक्रॉस द वर्ल्ड सरकारों ने वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज अपनाई हैं। सरकारों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया है, राशन दिया है, लोगों को फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो सरकारों के डेट हैं, कर्जे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखा गया है हर चीज़ कम हुई है, ट्रेड कम हुआ है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
ऑब्वियस सी बात है कम होगा ही होगा, लेकिन डेट लेवल जो है वो हिस्टोरिक हाइस पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा डेट अब सरकारों पे आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन 84 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट है जो किसी फर्म या इंडिविजुअल एक कंट्री में या किसी एक बिजनेस इंटरेस्ट को लेके इन्वेस्ट करती है दूसरी कंट्री में। एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री में किसी बिजनेस इंटरेस्ट के चलते जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम एफडीआई कहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल एसेट्स में एक्टिवली इन्वेस्टेड रहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मोर लिक्विड एंड लेस रिस्की देन एफडीआई। एफपीआई जो है वो ज्यादा लिक्विड है और कम रिस्की है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, क्या इसमें से करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि एफपीआई क्या होता है, एक तरह से स्टॉक्स और शेयर्स में गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कोई पर्सन डायरेक्ट ओनर नहीं बनता, सिर्फ पैसिव ओनर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पैसिव ओनरशिप की होती है। तो इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। पैसिव का मतलब अगर मैं आपको एफडीआई के फॉर्म में बताऊं, जैसे आपने एफडीआई के थ्रू भारत में पैसा भेजा, अब यहाँ पे आपने एक लैंड खरीदी, इंडस्ट्री लगा लिया, अब आप उस इंडस्ट्री के मालिक हो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ओनर हो, पैसिव ओनर नहीं हो, आप एक्टिव ओनर हो। यहाँ पे पैसिव ओनर है। तो यही बात है, एफडीआई वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा हम स्टेटमेंट देखें एफपीआई को लेके, एफपीआई ज्यादा लिक्विड होता है और कम रिस्की होता है। जैसे कि अगर आप देखें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसमें सबसे पहले कौन पैसा लेके भागा भारत से? जो एफपीआई इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, वो डे वन भाग गए। तभी हमारी स्टॉक मार्केट में भी क्रैश देखा गया। लेकिन जो एफडीआई इन्वेस्टर्स थे, उनकी इंडस्ट्रीज चल रही थी, इंडस्ट्री तो बेच के नहीं भाग जाएगा कोई एक दिन में। तो ये चीज आप देखेंगे कि एफपीआई जो है वो ज्यादा लिक्विड है और कम रिस्की है। एफडीआई जो है वो कम लिक्विड है, ज्यादा रिस्की है। अच्छा, यहाँ पे एफपीआई के लिए एक टर्म यूज की जाती है, हॉट मनी। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है हॉट मनी। हॉट मनी क्या होता है? जब भी कोई क्राइसिस आती है तो जो करेंसी सबसे पहले कंट्री से बाहर जाती है उसे हम हॉट मनी कहते हैं। यूजुअली देखा गया है कि डॉलर हर जगह हॉट मनी बनता है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। कोई भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो सबसे पहले लोग अपने डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले लेके भागते हैं। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है अपने पैसे लेके वापस भागते हैं, उसी को कहते हैं हम हॉट मनी। तो एफपीआई ज्यादा लिक्विड है, कम रिस्की है एफडीआई के कंपैरिजन। चलते हैं क्वेश्चन 85 की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फूड सिक्योरिटी। आपको बताना है स्कीम और उसका ऑब्जेक्टिव। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लाइवलीहुड क्रिएशन इन रूरल एरियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिली है, हेल्थ केयर वर्कर्स को बीमा भी मिला है उन्हें, साथ ही साथ लोगों को राशन भी मिला है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में रूरल एरियाज में जॉब्स क्रिएट की गई हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो गरीब कल्याण पैकेज में बीपीएल फैमिलीज के लिए एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में बीमा मिला है 50 लाख का, राशन फैसिलिटी मिली है। गरीब कल्याण योजना में माइग्रेंट वर्कर्स को काम मिला है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो ये दोनों चीजें करेक्ट हैं और इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन 86 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट? देखो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली ये देखता है कि प्रीवियस ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कितने नए ब्रिज बने हैं, कितने हाईवेज आए हैं, गवर्नमेंट ने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कितनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की हैं। तो ये सारी चीजें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। अब समझते हैं स्टेटमेंट्स। इट रेफर्स टू नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स इन द कंट्री। It does not account for consumption or of fixed capital, any depreciation of fixed capital. It is a component of expenditure approach to calculate GDP. It is a measure of total investment. आपको बताना which of the following is correct. देखो, A करेक्ट है बिल्कुल। दूसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि डेप्रिसिएशन और कैपिटल फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कैलकुलेट करता। तीसरी बात, इससे आप जीडीपी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट का मेजर ये अकेला है तो नहीं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट का मेजर नहीं है। तो डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। ये सिर्फ फिक्स एसेट्स को मेजर करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये किसी भी तरह के कॉस्ट एस्केलेशन, इन्वेंट्रीज
ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करता है। तो ये जीडीपी को भी नापने का, मेजर करने का, कैलकुलेट करने का एक तरीका भी होता है। चलते हैं क्वेश्चन 87 की तरफ। कमर्शियल पेपर इज कॉमनली यूज्ड, इट इज अ कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर जो है वो कमर्शियल बैंक इशू करता है। फ्लैश एस्टिमेट इज एन अर्ली एस्टिमेट फॉर एन इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ओवर मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पीरियड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो सबसे पहली चीज, कमर्शियल पेपर जो है वो बैंक नहीं इशू करता, वो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। तो फर्स्ट रॉन्ग है। फ्लैश एस्टिमेट मतलब जो एडवांस एस्टिमेट्स आ जाते हैं, पहले से अर्ली एस्टिमेट बता दिया था कि इस बार जीडीपी 20% बढ़ेगी, 2% कम होगी, 4% ज़्यादा होगी। तो ये फ्लैश एस्टिमेट जो होता है अर्ली एस्टिमेट होता है इकोनॉमिक आंकड़ों का। तो बी ठीक है, 1 इनकरेक्ट है। चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ये आरबीआई ने सेट किया था, ठीक है, टू मीट रिडेम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स बाय स्टेट। फंड शुड बी मेंटेन्ड आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड पब्लिक अकाउंट। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है, देखो सीधी सी बात है। कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है वो 99-2000 में आरबीआई ने ही स्टैब्लिश किया था। इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से बाहर रखना होता है। अब देखते हैं होता क्या है। देखो स्टेट्स बहुत सारे लोन्स लेती थी, अब उन लोन को रिपे करने में दिक्कत होता था, तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, एक सीएसएफ क्रिएट कराया और स्टेट्स को कहा कि जो पैसा आपके सीएफएस में आप डाल रहे हो, सीएसएफ में आप डाल रहे हो, वो सिर्फ आपके लोन रिपेमेंट में होना चाहिए। यानी आप कुछ कुछ पैसा सीएसएफ में डालते रहो, इससे आपका लोन रिपेमेंट आसान हो जाएगा। 11 स्टेट्स को इनिशियली सजेस्ट किया गया, इनिशियली सबको सजेस्ट किया गया, लेकिन 11 स्टेट्स ने ही इस सिंकिंग फंड को स्टैब्लिश किया। बाद में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सब स्टेट्स को स्टैब्लिश कराया गया कि वो अपने लोन्स चुकाने के लिए, बैंक लोन लाइबिलिटीज, नेशनल सेविंग्स फंड को चुकाने के लिए वो कंसोलिडेटेड सीएसएफ को लेके आए, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को लेके आए। ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से बाहर मेंटेन होता है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ लोन रिपेमेंट यानी रिडेम्पशन ऑफ लोन ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन 89 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया अमिड कोविड-19 पेंडेमिक। आपको बताना है कोविड-19 पेंडेमिक में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था। देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे राबी हार्वेस्टिंग, खरीफ, ये सब जो है अनअफेक्टेड रही हैं कोविड-19 में, ऐसा इसका कहना है। रेजिलेंट रूरल डिमांड रही है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ देखा गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अर्बन माइग्रेशन जो हुआ, जितनी अर्बन पॉपुलेशन थी, रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ, जो अर्बन पॉपुलेशन गांव के लोग थे वो सब गांव वापस चले गए। वहां जाके जब आप लास्ट ईयर 2020 का टाइम ध्यान करेंगे तो जब वो वापस पहुंचे तो राबी की हार्वेस्टिंग होनी थी और खरीफ की सोइंग होनी थी। तो दोनों ही केसेस में वहाँ पे एम्पल लेबर थी, तो बम्पर सोइंग वहाँ पे देखी गई। उसके अलावा आप देखेंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ किया विलेजेस में, नरेगा के थ्रू, अदरवाइज पीएम किसान के थ्रू बहुत पैसा भेजा गया। तो इसके चलते हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी प्रॉस्पर किया। इनफैक्ट 3 ऐसे सेक्टर हैं कंट्री में, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कोविड टाइम्स में जो ग्रो किया है और पॉजिटिव रहा है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एयूएम आपको बताना है म्यूचुअल फंड्स का। ये ओवरऑल मार्केट वैल्यू बताते हैं म्यूचुअल फंड्स की। ये बताते हैं कि एक म्यूचुअल फंड की ओवरऑल मार्केट वैल्यू क्या है। सेबी जो है इनको एसेट्स को मैनेज करता है और सेबी सारी इन्वेस्टमेंट कराता है इन्वेस्टर के बिहाफ पे। AUM is an indicator of size and success of a given fund house। आपको बताना है which of the following is correct। देखो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो सेबी सिर्फ गाइडलाइंस देता है, इन्वेस्टमेंट कौन कराता है, फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर का काम होता है इन्वेस्टमेंट कराना, सेबी का काम होता है गाइडलाइंस देना। तो 2 यहाँ पे रॉन्ग है, 1 करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। जितना बड़ा आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है किसी म्यूचुअल फंड का, उतना ही बड़ा वो म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो सिंपल है कि फंड मैनेजर सारा इन्वेस्टमेंट देखता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होती है वो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, और जितना बड़ा AUM होगा उतना बड़ा फंड होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 10 क्वेश्चंस अब हम कर चुके हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, आखिरी के 10 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए सीरीज को रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले सेट 10 में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।